आइए अब हम देखते हैं कि इतिहास विषय का जो उत्तर लिखना है प्राचीन काल के संदर्भ में, उसमें हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा बल देना है। हालांकि हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उसमें आपको इन चीज़ों पे जब आप ध्यान रखेंगे और इन सिस्टम के आधार पे आप अगर स्टडी करेंगे तो आपके अधिक से अधिक प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। तो इतिहास में जो आपको देखना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसमें लेखन जो करना है उसमें परिवर्तन को ध्यान में रखना है। विशेषकर प्राचीन काल के संदर्भ में अगर देखें तो राज्य की क्या स्थिति थी और राज्य का क्या क्षेत्र था, क्या बहुत बड़ा साम्राज्य था या छोटा साम्राज्य था या छोटे छोटे खंडित साम्राज्य थे। इस तरीके से राजा की शक्ति, राजा की शक्ति के स्रोत जैसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। अगर अशोक के संदर्भ में देखें तो धर्मशास्त्र के साथ साथ अशोक अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। राजा ने उपलब्धियां क्या 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 ली है और अन्य अवधारणाएं अगर किसी विशेष काल के संदर्भ में अगर प्रचलित रही है तो वो हमें यहाँ देखना होगा। कर प्रणाली, राजनीति में कर प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब सपोज कीजिए कि अगर पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो चलती है, जो अर्थव्यवस्था पे आधारित होती है, वो है कर प्रणाली, और कर प्रणाली ही सारा सिस्टम को आधार प्रदान करती है। उसके बाद है हमारा अस्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही। अब अस्थायी सेना क्या है और स्वतंत्र नौकरशाही क्या है? तो अस्थायी सेना, सपोज कीजिए कि जब आप मध्यकाल के अंतर्गत आएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वह सब एक सेना के रूप में है। मुस्लिमों की सेना ही है, पूरा मुस्लिमों का जितना भी जो भी बच्चे हैं वो सारे मुस्लिम सेना के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन एक अस्थायी रूप से सेना का निर्माण किया है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए तो चीन की सेना वो स्थिर है, 20 साल की सर्विस है, उसको सर्विस देनी है और उसी सर्विस के अनुसार से उनके सारे काम होंगे। उसके बाद है स्वतंत्र नौकरशाही। पहले ये होता था कि पारिवारिक नौकरशाही होती थी, परिवार के लोग कोई मंत्री बन जाते थे, कोई प्रधानमंत्री बन जाते थे, कोई शासक बन जाते थे। किंतु स्वतंत्र नौकरशाही, जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता है या संघर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता होती है संचालन करने के लिए। तो स्वतंत्र नहीं नौकरशाही का विकास होता है जो एग्रीमेंट आधारित होता है। कई बार वर्तमान में आप यूपीएससी देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, जिनकी तैयारी हम लोग करते हैं, वो नौकरशाही का ग्रुप है जो स्वतंत्र रूप से नौकरशाही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ नहीं होता। केंद्रीयकरण, प्राचीन काल में आपको जब भी किसी प्रशासन के विषय में आप सोचेंगे, वहां आप केंद्रीयकरण के विषय में एक दो लाइन लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आर्थिक के अंतर्गत प्राचीन काल में पशुपालन और कृषि की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, और कृषि की तो वर्तमान तक काफी भूमिका है। और अगर आप मुगल काल तक देखें या साम्राज्यवाद के अंतर्गत भी देखें तो कृषि का महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है टैक्सेशन के संदर्भ में। तो ये चीज आपको देखना है। शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य व्यापार की क्या स्थिति थी, शिल्प का निर्माण कैसे होता था। आप प्राचीन काल में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि महाजनपद काल के बाद जब शिल्प निर्माण और विशेषीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो मौर्योत्तर काल में कितना बड़ा व्यापक रूप से प्रभावित किया अर्थव्यवस्था को, और भारत जो है विनिर्माण का केंद्र बन गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन विनिर्माण का केंद्र बना हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। मुद्रा अर्थव्यवस्था, तत्कालीन समय में कब मुद्रा अर्थव्यवस्था आई, मुद्रा अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। आप समझ सकते हैं कि मुद्रा होने के बाद लेन देन कितना सुविधाजनक हो जाता है, व्यापार कितना आगे बढ़ता है। वहीं अगर किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूं है तो उसको गेहूं लेने वाले को चावल, आप ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज करने वाले, जो दोनों आदमी की जरूरत मैच हो, वहां उनको जाना पड़ेगा। तो ये चीजें थी। नगरीकरण, आप देखेंगे कि नगरीकरण की क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति के विकास के साथ साथ क्या नगरीकरण में विकास हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक मूल्यांकन की चीज हो जाती है कि किसी काल में अगर नगरीकरण की स्थिति बेहतर नहीं थी और हम अगर बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें बताना पड़ेगा कि नगरीकरण तो है ही नहीं। अगर अर्थव्यवस्था इतनी ही व्यापक रूप से विकसित थी तो उस काल में नगरीकरण क्यों नहीं हुआ, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार क्यों नहीं हुआ। ये चीजें देखनी होगी। भूमि अनुदान, ये पूर्व मध्यकाल के कॉन्सेप्ट और उससे थोड़े पहले, विशेष करके आप मौर्योत्तर काल से प्रारंभ होता है, उस संदर्भ में इसको देखेंगे। क्षेत्रीय तथा स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, क्या ग्रामीण रूप से स्वावलंबी थे या एक विशाल क्षेत्र था। वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं तो गुजरात में कोई चीज बनती है उसका बिहार में आवश्यकता होता है।
बिहार का कोई प्रोडक्ट है, वेस्ट बंगाल के प्रोडक्ट है, दूसरे जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सी चीजें, या कहीं अब गांव में आज भी आप देखते होंगे कि धान काटने के लिए लोगों को हसिया की जरूरत होती है, तो वहां जो अभी भी जजमानी व्यवस्था है, तो वो हसिया को ठीक करके देता है या बना करके देता है। हालांकि अब धीरे धीरे ये सारी परंपराएं टूटती जा रही है, लेकिन आपको प्राचीन काल के संदर्भ में ये चीज होनी चाहिए ताकि आप इसका विश्लेषण कर सकें। आगे है सामाजिक में समता मूलक या वर्ण विभाजित समाज था। क्या चतुर्वर्ण व्यवस्था आ गई थी? ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि समता मूलक समाज दिखाई देता है। वहीं आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वर्ण विभाजन मजबूत होता जाता है। वर्ण विभाजन जैसे जैसे मजबूत होता है, सामाजिक गतिशीलता कम हो जाती है। अब यहाँ सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है कि एक समाज के लोग, जैसे किसी क्षत्रिय वर्ण के लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, एक दूसरे के समाज में विवाह कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी सामाजिक गतिशीलता को दिखाती है। पितृसत्तावाद अथवा मातृसत्तात्मक समाज, आप हड़प्पा के संदर्भ में देखते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज के रूप में उसका मूल्यांकन किया जाता है। वहीं आप वैदिक काल में आएंगे तो आपको पितृसत्तावाद, पिता को सारी शक्ति होती है या पुरुषों को सारी शक्ति दी गई है सामाजिक संदर्भ में भूमिका निभाने के लिए, धार्मिक भूमिका निभाने के लिए, राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल पुत्रों द्वारा या पुरुषों द्वारा निभाया जाने लगा। ये चीजें, स्त्रियों की स्थिति, अब किसी समाज में अगर हम सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो स्त्रियों की स्थिति जो है हमें देखना होगा। क्या वहां पर्दा प्रथा थी, विभिन्न प्रथाएं थी? क्या स्त्रियों को विवाह करने का स्वयं अधिकार था, अपने पति को चुनने का अधिकार था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था? ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र में आ जाइए। हालांकि हम यहाँ सांस्कृतिक लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल हमने इसको कम किया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे और जो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे वैसे सांस्कृतिक में भी हम विभिन्न चीजों को अप्लाई करते जाएंगे। धार्मिक के संदर्भ में यहाँ धर्म का उद्देश्य, अब इस पैटर्न पे अगर आप लेखन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उद्देश्य क्या था, पद्धति क्या थी, क्या प्रार्थना किया जाता था या कर्मकांड किया जाता था, ये आपको देखना होगा। देवकुल की क्या स्थिति थी, देवताओं के नाम, कौन से देवता का क्या काम था, क्या इंद्र को बिना वजह रखा गया था या युद्ध में विजय पाने के लिए उनकी पूजा की जाती थी, या पशुपालन, पशुओं की सुरक्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी, अथवा आप कह सकते हैं कि वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा क्यों की जाती है। तो ये जो क्यों है ये आपको सोचना पड़ेगा और ये आपको लिखना पड़ेगा। उस तरीके से आप लिखेंगे तो ये आपका विश्लेषण बेहतर होता जाएगा आपके आंसर में। अन्य अवधारणा, भक्ति की अवधारणा ले लीजिए, कर्म पुनर्जन्म की अवधारणा ले लीजिए, मोक्ष की अवधारणा ले लीजिए, धार्मिक विविधता, आखिर धार्मिक विविधता आने का क्या कारण था, प्राथमिक रूप से जो ब्राह्मण धर्म थे उसमें क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से अन्य धर्म का उद्भव हुआ, ये चीजें आपको देखनी होगी। दर्शन की क्या स्थिति थी, सृष्टि के विषय में क्या सोचते थे। तो ये सारी चीजें जब इस तरीके से आप सोचेंगे, और किसी भी आंसर को लिखने के लिए जब ओपन आंसर होगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। अब ओपन आंसर, ओपन क्वेश्चन क्या होता है? जब आपको किसी काल के बारे में आपको कह दिया गया कि वैदिक काल में धार्मिक स्थिति पे आप आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या विश्लेषण कीजिए, तो ये पद्धति के आधार पे आप धर्म की सारी चीजें लिखेंगे। लेकिन वहीं आपको कर्म पुनर्जन्म की अवधारणा अगर महाजनपद के काल के विषय में पूछा जा रहा है तो कर्म पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है, उसके आने का कारण क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ा समाज में, ये चीजें आपको देखने को, ये चीजें आपको लिखनी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस आधार पे आपको चलना होगा। और इस आधार पे जब आप लिखेंगे और हाई लेवल थिंकिंग को आप जोड़ते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा बॉडी का जो 30% पार्ट होता है वो हाई लेवल थिंकिंग और निष्कर्ष, जब आप मजबूत होकर के कोई निर्णय लेते हैं वो आपके उत्तर में दिखता है। तो उस आधार पे बॉडी का 30% पार्ट जो है निर्भर करता है, शायद ज्यादा करता है, मैंने आपको अभी इससे पहले वीडियो में दे दिया है। तो इस आधार पे जब आप लेखन करेंगे और हाई लेवल थिंकिंग को इसमें लाएंगे, आप करंट अफेयर्स को जोड़ेंगे हिस्ट्री के साथ। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के साथ भी आप करंट अफेयर को जोड़ सकते हैं। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति लाई जा रही है उसको आप जोड़ सकते हैं। शिक्षा पद्धति के विषय में अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप जीएस में जोड़ सकते हैं। अगर वर्तमान में शिक्षा पद्धति लाई जा रही है, उस समय की शिक्षा पद्धति क्या थी उसको आप कंपेयर करेंगे
तो ये सारी चीजें कंपेयर, कंट्रास्ट, समानता, विषमता, जब आप इन सारी चीजों को एक आंसर में आप सबमिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको 60 से 70% तक मार्क्स प्राप्त होंगे। और जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट बहुत कम मार्क्स रखता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं।